वेलकम टू पीपीसी वन शॉट। बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास, और अब हम चैप्टर की बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हमें घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और छिन्नक, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं घनाभ से। फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, विकर्ण करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। आइए एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या है प्रश्न? कह रहा है एक घनाभ की विमाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन एवं विकर्ण होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? L बराबर 3 सेंटीमीटर, L बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और H बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए फार्मूला यूज कर देते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 लंबाई कितनी है आपकी? 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणा आपका HL 3। ऐड कर दीजिएगा 2, 12 प्लस 20 प्लस 15। अब जब हम ऐड करेंगे तो 35 10 45 2 47 में 2 का कर देंगे 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। आगे क्या कह रहा है हमसे मेरे भाई? आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और 4 दिया 12 5 60, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में आपसे पूछ रहा है विकर्ण, और विकर्ण का फार्मूला है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, बोले तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 9 16 25 और 9 16 25 मतलब करड़ी में 50, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो सिंपल सा फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न होना चाहिए, और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। आगे घन की बात करते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, आयतन भुजा क्यूब और विकर्ण करड़ी में 3 गुणा भुजा। एक प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ी सी ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा 5 सेंटीमीटर वाले 3 घन आपस में जोड़कर घनाभ बनाया गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो अब मैं फिगर बना नहीं सकता हूँ, थोड़ा स्पेस की समस्या है मेरे पास, तो आप इतना दिमाग में रख लीजिएगा, जब भी घनों को जोड़ा जाता है तो केवल उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है। यहाँ पे जो घनाभ बनेगा उस घनाभ की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 5 प्लस 5, ये हो जाएगी आपकी कितनी? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपकी वही रहेगी कितना? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी वही रहेगी कितना? 5 सेंटीमीटर। और अब आप फार्मूला लगा देना। हम जानते हैं क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और ये जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। चलो भैया 2 लंबाई कितना है आपका? 15 गुणा 5 प्लस ये आपका 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 15। ऐड कर दीजिएगा 2, 75 प्लस 25 प्लस 75, और ये आपका हो जाएगा 2 75 75 150 और 25 जोड़ेंगे तो 175। 2 बच्चे 10 को 0 15 350 वर्ग सेंटीमीटर। बस इतना ध्यान रहे, जब भी घनों को जोड़ा जाएगा तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई परिवर्तित होती है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बेलन पे आते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। चलिए
कह रहा है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग, और यहाँ पे क्या कह रहा है, आधार का क्षेत्रफल। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हल, और हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। ये ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां से पाई कैंसिल, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 9, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो बताइए व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, और जब हम कर देंगे 2 गुना 3 तो ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ध्यान देना, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, गलती से एच मत लगाइएगा, ठीक। चलिए अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंकु तथा बेलन के आधार एवं ऊंचाई समान है, आयतनों का अनुपात होगा। सॉरी, शंकु के बारे में बात करते हैं। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यल, वक्र पृष्ठ पाई आर यल, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर यल प्लस आर, और तिरछी ऊंचाई ब्रैकेट में एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। फार्मूला लर्न होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, एक शंकु तथा बेलन के आधार एवं ऊंचाई क्या है, समान है। भैया जब आधार और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा, मतलब जो आधार उसका है वही उसका है ऊंचाई, आधार और ऊंचाई समान है तो इनके आयतनों का अनुपात बड़े आसानी से आप लगा देना। देखो किसका अनुपात पूछ रहा है, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन। तो यहाँ पे आप लिख लेना क्या, शंकु का आयतन, और किसका पूछ रहा है आपसे, बेलन का आयतन। बड़ा सिंपल था, कुछ करना ही नहीं है, बेलन का आयतन, बस फार्मूला लर्न होना चाहिए। अब बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर यल, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यल। लो पाई से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया ना। देखो क्या बच रहा है, 1/3/1/1, अंदर अंदर बाहर बाहर। अब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3, और 1/3 का मतलब हो जाएगा 1:3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, फार्मूला लर्न है तो क्वेश्चंस हम बना ले जाएंगे। फार्मूला लर्न करना नेसेसरी है, फार्मूला आपको नहीं लर्न है, बहुत आइडिया आपके पास है, तब भी बनाने में आपको मुश्किल होगा। आगे आ जाते हैं गोला, और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, हो सकता है कि अर्ध गोला पूछ ले आपसे। आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला लर्न करना नेसेसरी है मेरे भाई। आगे चलते हैं, तो कह रहा है उस गोले का त्रिज्या बताओ जो 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी गोलों को गला के बनाया गया है। तो मतलब अब देखो, तो गला के बनाया गया तो सिंपल सा है, जो संपूर्ण गोले का आयतन होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो संपूर्ण गोले का आयतन होगा, संपूर्ण गोले का आयतन होगा, वो किसके बराबर होगा, इस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के आयतन, 8 सेंटीमीटर वाले के आयतन और 10 सेंटीमीटर वाले के आयतन के बराबर होगा, है ना। अगर हम इसको इस तरीके से लगा लेते हैं, जैसे लिख लो, दिया है, क्या दिया हुआ है, R1 मान लो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और R3 कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ना। गला के एक गोला बना दिया गया है, तो गोले का आयतन बराबर, देखो गोले का आयतन बराबर, ध्यान से थोड़ा सा यहीं पे समझ लेना। अब बताओ गोले का आयतन का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या होगा, 4/3 पाई, ये R1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 क्यूब, प्लस का 4/3 पाई R2 क्यूब, और प्लस का 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा। और गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब बराबर। अब यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा, R1 क्यूब, R2 क्यूब, और क्या हो जाएगा, R3 क्यूब। ये पूरा पूरा इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो R का क्यूब बराबर, अब बताओ R1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। ये आपका हो जाएगा 216, 8/64/512, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1000। अब बताओ R क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, सबको जोड़ दो भैया, तो ये तुम्हारा 1000, ये 1500, 2 1700, ये हो जाएगा 1700 कितना, 28। अब बताओ R बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 1728।
अब ये 1728 का जब हम घनमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कितना आ जाएगा 1728 है तो 12 1728 निकाल लिया जाए। चलिए जो भी आएगा आप वही उसका क्या कर दीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। 1728 का क्यूब रूट आप निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है ना, उस गोले का त्रिज्या, तो उस गोले की त्रिज्या इसका जो क्यूब रूट आएगा वही आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू बीपीसी वन शॉट। बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास, और इसी क्रम में अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं सांख्यिकी। और पाठ्यक्रम के अनुसार हमें सांख्यिकी में 3 चीजें पढ़नी हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना, वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना, और वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना। बारी बारी से हम इन तीनों को देखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों से कैसे ज्ञात करते हैं। आइए, तो वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना, और आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, m बराबर am प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। सबसे पहले हल, और फिर हम लिख लेंगे दिया है। चलिए, ये आपका हो गया सी आई, ये हो गया आपका एफ। नोट करिए भैया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। एफ है आपका 8, 10, 12, 6, 3। यही हम निकालेंगे डीएस, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, इसके आगे हमें करना है 0, ऊपर हमें चलना है माइनस में और नीचे चलना है प्लस में, मतलब ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2। इसके बाद हम निकाल लेंगे एफ डी एस। एफ में डीएस से गुणा, 8 का 2 में करेंगे, 8 दूना 16, 10 एकम 10, 12 सुनाई 0, 6 एकम 6, और 3 दूना 6। अब भैया यही निकाल लो सिग्मा एफ डी एस। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो माइनस का 26, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 12। -26 प्लस 12 ये आपका होगा माइनस का 14। और यहाँ निकाल लीजिएगा सिग्मा एफ। 10 8 18, 12 30, 6 36, 9 39। 10 8 18, 10 28, 2 30, 6 36, 3 39। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं क्या, m बराबर am प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। चलो am कैसे निकालते हैं भैया, am निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका 0 हुआ है, इसके सामने हम चले जाएंगे और इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ के किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, यही होता है ना। चलो यहाँ हम साइड में कहीं am निकाल लेते हैं, तो देखो am बराबर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2, 40 60 100 बटा 2 बराबर कितना आ गया 50। am की वैल्यू 50 प्लस सिग्मा एफ डी एस कितना आया भैया, माइनस का 14, सिग्मा एफ कितना आया 39, और आई की वैल्यू कितनी है 20। ये आपका क्या हो जाएगा 20। चलो 50 माइनस 14 बटा 39, और गुणा आपका कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस भी नहीं है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आई होप कि सारे बच्चे इतना कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं किसके ऊपर, माध्यिका के ऊपर। क्वेश्चन सेम है, माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया, हल, और हम क्या कर लेंगे, दिया है, फिर वही चीज नोट कर लेना हमें, सी आई और एफ। सी आई कितना दिया हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से आपका है 100। क्या है आपका 8, 10, 12, 6 और 3।
अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तुरंत हम निकाल लेते हैं CF। क्या निकालते हैं? CF। अब ये CF कैसे निकलता है भैया? देखो, ये आपका 8 है तो हो जाएगा 8, और इस 8 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36, और 36 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा। CF निकाल लिया। अब देखो क्या करना होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें L1 चाहिए, M चाहिए। अब सुनो, ये सिग्मा F आप जब जोड़ोगे ना तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ने पे आएगा 39। इधर थोड़ा साइड में देखो, हमें M कैसे निकलेगा। M निकालना है तो M बराबर होता है सिग्मा F/2। अब सिग्मा F का मतलब 39/2, और 39/2 करेंगे तो कितना आएगा? 19.5। अब देखिए 19.5 इसमें किस में आएगा? इसी वाले में आएगा। इसके सामने हम चले जाएंगे, ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी? L1 की। और जो ये वैल्यू हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी? FM की। और इसके ऊपर वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी? CF। ठीक है, फार्मूला लगा दीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? MD बराबर L1 प्लस M माइनस CF अपॉन FM इंटू I। L1 का मान कितना है मेरे भाई? 40। M का मान कितना है? 19.5। CF कितना है? 18। FM कितना है? FM है आपका ये 12, और I की वैल्यू आपकी कितनी है? 20। अब ये हो जाएगा आपका 40, और 19 से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। और 12 और ये गुणे आपका कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा आपका 40, और इधर गुणा हम करा देंगे कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, और बटा क्या हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 40 और प्लस 12 में 30 में 12 को भाग दे दीजिए। 12 दूना 24, 12 पच्चे 60, 2.5 जोड़ देंगे तो 42.5, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा है। लास्ट आ जाइए, किस पे बात कर लेते हैं? बहुलक के ऊपर। फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे हल। फिर CI और F, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से कितना हो जाएगा? 100। F कितना दिया हुआ है? 8, 10, 12, 6 और 3। चलो, अब इसमें हमें क्या करना होता है यार? F0 F1 इंटू I। कुछ नहीं करना है, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यही आपकी क्या हो जाती है? F0। ऊपर क्या हो जाता है? F1, और नीचे क्या हो जाता है? F2, और इसी के सामने ये आपका क्या हो जाएगा? L1। ठीक है, फार्मूला लगा देना यहाँ आके। हम जानते हैं क्या? मोड बराबर L1 प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 इंटू F2 इंटू I। L1 की वैल्यू कितनी है? 20। सॉरी L1 कितना है आपका? ये L1 है 40, प्लस F0 का मान 12, F1 है 10, 2 गुणे 12, F1 है 10, F2 है 6, और I का कितना वैल्यू है? I का मान है 20। तो ये आपका हो गया 40, 12 से 10 गया 2, 12 दूना 24 माइनस 16 गुणे 20, ये आपका 40 प्लस 20 दूना 40, 24 से 16 गया 8, ये आपका 40 प्लस 5, 40 5 कितना हो जाएगा? 45, और यही आपका क्या है? आंसर है। आई होप कि आपको वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक निकालने आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू PPC वन शॉट। बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ऊंचाई और दूरी पर। कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्या संभावित प्रश्न है, आपसे क्या पूछा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि कोविड महामारी के दौरान 30% सिलेबस हमारा संक्षिप्त कर दिया गया है और पाठ्यक्रम में हमसे 30 अंक के कोड पे आधारित प्रश्न,
45 अंश के कोण पे आधारित प्रश्न और 60 अंश के कोण पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम इन तीनों पे एक एक प्रश्न देखते हैं। जैसे में पहला प्रश्न है कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी है, उन्नयन कोण बताइए। एक ऐसा चैप्टर सबको पता है कि किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है और बड़ा इजीली हम इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि किसी समय एक स्तंभ की छाया, उसके स्तंभ की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक स्तंभ की छाया, तो सिंपल सा मेरे भाई स्तंभ होगा इस तरीके से, कोई भी कॉमन सेंस है, और जो उसकी छाया बनेगी या तो इधर बने या तो उधर बने, और ये हो गई स्तंभ की छाया। स्तंभ को हमने मान लिया AB और जो छाया है उसको हमने क्या मान लिया BC। अब यहां से इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब पहले इतना डेटा आप लिख लीजिएगा। हल क्या लिखेंगे, माना AB एक स्तंभ है, माना AB एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h है। माना AB एक स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। कह रहा है कि उसके ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। BC स्तंभ की छाया है, स्तंभ की छाया है जिसकी लंबाई करड़ी में 3 गुनी है, h करड़ी में 3 है। हम छाया को क्या कर देंगे, h करड़ी में 3, और जो स्तंभ की ऊंचाई है वो आपकी क्या है, h है। अब हमें ध्यान देना है कि भैया देखो किनके बीच रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। अब आप सोचो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण नहीं काम करेगा, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण नहीं काम करेगा, और हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। अब देखो tan थीटा बराबर लंब कितना दिया हुआ है आपका h, और आधार कितना है, h करड़ी में 3, h से h हमने कैंसिल कर लिया। अब ये आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर 1 बटा करड़ी में 3, तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 30 अंश, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न 45 अंश के कोण पे हम देखते हैं। क्या करना है, प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है, फिगर बनाना है, आंसर हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी से देखने पर 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताओ। पहले फिगर बनाते हैं। एक मीनार है मेरे भाई, चलो मीनार हो गई। कह रहा है मीनार के आधार, मीनार का आधार ये होगा, इससे कितने दूर पे, 40 मीटर दूर पे। इससे आप 40 मीटर दूर पे चले जाओ। 40 मीटर दूर से देखने पर मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है, मतलब उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर देखने पे ये कितना है, 45 अंश है। कह रहा मीनार की ऊंचाई बताओ। हमने यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक है ना। अब इसी को आप नाम दे दो, जैसे यहाँ पे P दे दिया, Q दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया, R। अब इसे फिगर को हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए। माना, यहाँ पे कर लो हल और लिखो, माना PQ एक क्या है, PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। माना PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। अब देखो जो रिलेशनशिप है वो किसमें दिया हुआ है, लंब में, और किसमें दिया हुआ है आपका, आधार में। फिर यहीं पे चुपचाप आप लिख लेना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, और थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 अंश। तो क्या हो जाएगा,
tan 45 बराबर लंब है आपका h, आधार है 40, tan 45 का मान 1 और ये हो जाएगा h बटा 40, तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, h बराबर 40 एकम 40 मीटर, अर्थात जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 40 मीटर है। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, 60 अंश के कोण पे आधारित प्रश्न। अब इसमें हमें क्या करना है, पुनः प्रश्न को पढ़ना है, फिगर बनाना है, आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जिसने फिगर अपना अच्छे से बना लिया उसे ऊंचाई और दूरी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, कह रहा है एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, इसका एक सिरा खंभे से बंधा हुआ है। कॉमन सेंस लगाइए, ये आपका क्या हो गया, एक खंभा हो गया। नाम दे देते हैं हम खंभे का यक्स और क्या कर देते हैं वाई। चलो, कह रहा है एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, बंधा हुआ है, बनाया गया उन्नयन कोण 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई बताओ। तो यहां से एक डोरी बंधी हुई है इस तरीके से और एक कलाकार इसी डोरी पे चढ़ रहा है और जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई हमें क्या करनी है, बतानी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और कह रहा है बंधा हुआ है और लंबाई कितनी दी हुई है, डोरी की लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। थोड़ा सा और आप अच्छा करने चाहते हो तो थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिएगा, हल दिया है, क्या दिया हुआ है तो लिख लीजिएगा, दिया है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। थोड़ा सा और अगर अच्छा करना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। क्या है डोरी की लंबाई, ZX, डोरी की लंबाई ZX बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और लिख लीजिएगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 अंश। जरूर फॉर्मेट बना दीजिएगा, ठीक है। अब जाकर के आप मान लेना, माना खंभे, खंभा क्या है, यक्स वाई, खंभा यक्स वाई की ऊंचाई, खंभा यक्स वाई की ऊंचाई कितनी है, यच है। अब बताओ किसके किसके बीच रिलेशन है, ये लंब है और ये आपका कर्ण है, और लंब और कर्ण किस में आता है। अब इतना भैया हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, यहाँ लिख लो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। अब चलो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर लंब कितना दिया हुआ है, यच, कर्ण कितना है आपका 20। साइन 30 अंश का मान कितना होता है भैया, साइन 30 अंश का मान होता है कितना, 1/2, और ये आपका हो जाएगा h बटा के 20, फिर ये गुणा कर दो, 20 एकम 20 बराबर 2h, तो h बराबर हो जाएगा 20/2, तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा जैसे ये हमने क्वेश्चन को 30 अंश कर दिया, लेकिन जैसा आपका लिखा हुआ है 60 अंश के कोण पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे 60 अंश कर सकते हो, तो यहाँ 60 कर दोगे, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो अब साइन 60 अंश का मान बस बदल जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में 3/2, तो ये आपका 2h बराबर कितना हो जाएगा, 20 करड़ी में 3, गुणा करने पे हो जाएगा 20 करड़ी में 3, तो h बराबर 20 करड़ी में 3/2। अब काट दोगे तो जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 करड़ी में 3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊंचाई और दूरी एक आसान चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम टू पीपीसी वन शॉट, बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड परीक्षार्थी, यूपी बोर्ड परीक्षार्थी सभी अपने मैथ्स के पेपर को लेकर परेशान हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी के मैथ की टेंशन करेगा दूर प्रसून सर का रूल। आइए शुरुआत करते हैं एक चैप्टर, द्विघात समीकरण। जैसा कि आपको पता है कि कोविड महामारी के दौरान 30% सिलेबस आपका संक्षिप्त कर दिया गया है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो अति संभावित प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सूत्र द्वारा हल करना। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होगा कि निम्न प्रश्न को सूत्र द्वारा हल करो, जैसा कि मैंने एक प्रश्न आप लोगों के लिए लिया है, 9x² - 12x + 4 = 0। तो आप सभी को बस इतना याद होना चाहिए कि अल्फा कामा बीटा बराबर -b ± करनी में b² - 4ac/2a होता है। इसके बाद हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाइयों हल, और तुरंत हम तुलना करा देंगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब हम तुलना कराएंगे तो यक्स स्क्वायर ए की वैल्यू क्या दिख रही है, ए बराबर 9। यहाँ x है तो b की जगह क्या दिख रहा है, b बराबर -12। यहाँ c की जगह आपको दिख रहा है c बराबर 4। फार्मूला लगा देंगे, हम जानते हैं क्या, अल्फा कामा बीटा बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यू आप पुट कर दो, माइनस b की वैल्यू है -12 प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर -12 स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है आपका 9 और सी का मान है 4, नीचे 2 इंटू ए और ए की वैल्यू है 9। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अब ये आपका माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 12। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, ये आपका 2 और ये वैल्यू थी आपकी 9। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट। अब -12 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 144 माइनस 4 9 आपका 36 और 36 में जब आप 4 से गुणा कर दोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 144 और नीचे आप आ जाओ तो ये आपका बचेगा 2 9 क्या हो जाएगा 18। अब देखो ये आपका 12 प्लस माइनस और 144 से 44 चला गया आपका 0 और नीचे बचेगा 18। ये आपका कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया 12 बटा के 18। कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 दूना 12 और 6 त्रिका 18। ये आपका आ जाएगा अल्फा कामा बीटा बराबर प्लस माइनस 2 बटा 3। तो अल्फा बराबर 2 बटा 3 और बीटा बराबर -2 बटा 3 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हमारा रहा सूत्र द्वारा हल करना। यही प्रश्न है, अगर हमसे प्रश्न में कहता है एग्जाम में कि गुणनखंड द्वारा हल करिए, तब हम इसी प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, जैसा कि आप सबको पता होगा कि यदि x स्क्वायर का गुणांक दिया रहता है, इसका हम पहले इसमें क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब 9 का हम 4 में गुणा करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 36 और बीच में क्या दिया हुआ है 12। अब हमें सोचना है कोई ऐसी दो संख्या लो गुणा करने पे 36 आए और जोड़ने पे माइनस का 12 है। सिंपल सा हम सोचेंगे -6 में -6 करेंगे 36 होगा और -6 करेंगे तो माइनस का 12 होगा। तो मेरे भाई ये जो आपका बीच वाला पद है ये 9x स्क्वायर -6x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। हमने 12x को 6x और 6x में क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब आगे इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। अब यहां से भैया 3x कॉमन ले लो। अब यहां से हम जब 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x और माइनस का क्या बचेगा 2 और यहां से आप -2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3x माइनस का 2 बराबर 0। 3x माइनस 2 यहां भी 3x माइनस 2 यहां भी, तो हो जाएगा 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में मेरे भाई 3x माइनस 2 बराबर 0, तो अब ये 3x इधर 2 इधर चला जाएगा तो प्लस 3x बराबर 2 तो x बराबर 2 बटा के 3। दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे इसी तरीके से, तो वो भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2 बटा 3। x के मान आ जाएंगे प्लस माइनस 2 बटा 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हमारा रहा सूत्र द्वारा और ये हमारा रहा गुणनखंड द्वारा। चलिए प्रश्न वही है, अब क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बना के हल करिए। अब हम पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल करेंगे समझते हैं। देखो 9x स्क्वायर -12x प्लस 4 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उससे सारे पद को हम भाग दे देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे 9 से समस्त पदों में क्या करने पर, भाग देने पर। अब जब हम 9 से सारे पद में भाग देंगे ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर बटा 9 माइनस 12x बटा 9 और प्लस का 4 बटा 9 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये 9 से 9 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे 3 से अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये बचेगा आपका 4 और 3 त्रिक का 9 बराबर, ये 4 बटे 9 को आप इधर भेज दो माइनस का 4 बटा 9।
अच्छा, अब पूर्ण वर्ग में जो सबसे मेन मेथड उसमें क्या किया जाता है, जो x का गुणांक है इसका आधा करते हैं, फिर उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -4/3 का आधा का वर्ग अर्थात, अब चलिए -4/3 का जब हम आधा करेंगे तो ये आपका क्या आने वाला है, -4/3, आधा 2 से भाग देंगे, अंदर अंदर बाहर बाहर, तो -4/6, और इसका वर्ग कर लेंगे तो 4 चौक को 16 और बटा आपका क्या हो जाएगा 36, और इसको कैंसिल आउट कर लो बाबू, तो 4 और 4/9, मतलब दोनों पक्षों में हमें 4/9 क्या करने पर, जोड़ने पर। अब हम जब दोनों पक्षों में 4/9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा x² -4/3x प्लस 4/9 बराबर, इधर है आपका -4/9, इधर भी हम जोड़ देंगे प्लस का 4/9। अब ये आगे बढ़ जाओ, अब देखो यहाँ को सोचना नहीं है आपको, ये x है तो x लिख लेना, ये माइनस है माइनस लगा देना, 2 किसका, 4 किसका वर्ग है, 2 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो भैया x - 2/3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो सिंपल से आपका हो जाएगा x - 2/3 बराबर 0, x बराबर आपका हो जाएगा 2/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका रहा गुणनखंड विधि। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो हमारे सिलेबस में इस बार हमसे पूछा जा सकता है वो है आपका विविक्तर एवं प्रकृति। जैसा कि हमें दिख रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c दिया हो तो विविक्तर d बराबर होता है b² - 4ac। 4 कंडीशन लर्न कर लीजिएगा। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, पूर्णवर्ग हो, तो जो विविक्तर की प्रकृति होती है वास्तविक परिमेय असमान होती है। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, पूर्णवर्ग नहीं हो, तो वास्तविक अपरिमेय असमान होती है। d का मान 0 से छोटा हो तो काल्पनिक होता है। d का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक परिमेय और समान होता है। इतना थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे भैया, हल हम तुरंत तुलना करवा देंगे किससे, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर, से तुलना करने पर। और जब हम तुलना कराएंगे तो सीधे सीधे a की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, a बराबर 9, b बराबर -12 और c बराबर मिल गया 4। फार्मूला लगा दीजिएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, d बराबर b² - 4ac, b की वैल्यू है -12², -4 × a का मान है 9 और c का मान है 4। 12 बरैयन 144, -9 चौक को 36 और ये 144 बराबर आपका क्या आ गया 0। तो d का मान आया 0, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख देना प्रकृति में, चूंकि कि d बराबर 0, अतः जो मूल की प्रकृति होगी कैसी होगी, वास्तविक, परिमेय और समान। वास्तविक, परिमेय और समान। तो बस दोस्तों हमें द्विघात समीकरण में इतना करके जाना है, और इतना करके हम जाते हैं। आई होप्स आपका एग्जाम अच्छा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम टू पीपीसी वन शॉट। बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास। क्या आप मैथ को लेके हैं परेशान? अब आपका काम होने वाला है आसान। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि दोस्तों सभी छात्र छात्राओं आपको पता है कि कोविड महामारी के मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने आपका 30% सिलेबस ऑफ कर दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग आपकी बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या संभावित प्रश्न होंगे, उसका पूरा निचोड़ आपके सामने है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र क्या है? तो दोस्तों जैसा कि हमने लिखा, यदि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 ज्ञात हो और इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब बोले तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए d बराबर फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आइए हम इसके ऊपर एक प्रश्न
प्रश्न देख रहे हैं और प्रश्न देखने के बाद जो भी दुविधा वो बिल्कुल हो जाएगी समाप्त। जैसे प्रश्न क्या है कि बिंदुओं 8 -2 3 -6 के बीच की दूरी बताओ। चलो आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम इजी वे में समझते हैं। हल दिया है, क्या दिया हुआ है भैया हम लिख लेंगे, सिंपल सा है। क्या दिया है 8 -2 और 3 -6। कुछ नहीं करना है आपको। अब इसको ये है आपका x1 और ये है आपका y1 और ये है आपका x2 और ये है आपका y2। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कर देंगे क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो मेरे भाई। देखिए x2 क्या दिया हुआ है 3 माइनस x1 क्या दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस y2 दिया हुआ है -6 माइनस y1 है आपका -2 का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो एक को ब्रैकेट में ले लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अंडर 3 से 8 घटाएंगे कितना आएगा -5 का स्क्वायर प्लस ये आपका -6 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। आगे आ जाइए भैया, 5 का स्क्वायर हम कर देंगे तो 25 माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आपका -6 प्लस 2 आपका -4 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25 प्लस और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस प्लस, और ये √41 और इसके आगे हम लिख देंगे इकाई या मात्रक। और यही आपका आंसर है, करड़ी में 41 इकाई या करड़ी में 41 मात्रक। चलो ये रहा आपका दूरी सूत्र। आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार। जो दूसरा है वो हमें पढ़ना है विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र में हमें पढ़ना है आंतरिक विभाजन। देखिए जैसे यदि बिंदु x1 x2 y2 को m1 m2 में अंतः विभाजित करें तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब आपको इतना लर्न करना पड़ेगा, अंतर विभाजित x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे प्रश्न भी आपको नीचे दिख रहा है, 5 1 माइनस 10 11 को मिलाने वाले 2:3 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बताओ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बड़े आसानी से। फिर वही काम हम क्या करेंगे, हल, और उसके आगे हम लिख लेंगे मेरे भैया दिया है। क्या दिया हुआ है 5, 1, फिर क्या दिया है -10, 11 और 2:3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये आपका होगा x2, ये होगा y2, और ये आपका हो जाएगा m1 और ये आपका हो जाएगा m2। चलिए फार्मूला हम लगा देंगे सिंपल सा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आसानी से वैल्यू रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे m1 का मान कितना है आपका, हो रहा है 2 गुणा x2 का मान है -10 प्लस m2 का मान है आपका 3 और x1 का मान है आपका 5। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है। नीचे आ जाइए m1 प्लस m2 तो आपका हो जाएगा 2 और प्लस का 3। आगे आ जाओ भाई, 2 से 10 में करेंगे तो माइनस का 20 और ये 5 3 15 और नीचे आपका हो जाएगा 3 2 5। अब -20 प्लस 15 मतलब -5 अपान 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा -1। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और हम लिखेंगे पुनः हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं भैया, x निकल गया, y निकाल लो। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रख दीजिएगा, m1 का है 2 और y2 है आपका 11, m2 है 3 और y1 है आपका 1 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 2 प्लस का 3। ये सिंपल सा है, 11 दूना 22, 3 एकम 3 और 3 2 5, 22 3 25 बटा 5, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 5। तो x बराबर -1
और y बराबर 5, यही आपका हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस के अनुसार हमें अंतिम और लास्ट जो पढ़ना है वो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे है चलिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। कुछ बच्चों का कहना होता है कि बड़ा कठिन है, बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला हम कैसे लर्न करेंगे। आप एक रेशियो याद कर लो 1 2 3 चक्रीय क्रम में साइक्लिक फॉर्म में चलेगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बड़ा इजी है, एक से दो बार आप पढ़ेंगे लर्न हो जाएगा। आइए एक प्रश्न देखते हैं। कह रहा भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः 1 -1 -4 6 और 3 -5 है। बड़ा आसानी से कैसे सुनिएगा। हम फिर वही काम करेंगे, दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, लिख लो 1 -1 -4 6 और -3 -5। सिंपल सा वही काम। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3। फार्मूला लगा दीजिए। क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। चलिए वैल्यू बड़े आसानी से। x1 कितना दिया हुआ है आपका 1, y2 माइनस y3, y2 है 6 और माइनस y3 कितना दिया हुआ है माइनस का 5। चलिए प्लस x2 कितना दिया हुआ है आपका, ये है माइनस का 4। आगे y3 माइनस y1 कितना दिया हुआ है माइनस का 5 और माइनस y1 है आपका माइनस का 1। चलिए प्लस x3 है आपका माइनस का 3 और आगे y1 माइनस y1 है आपका -1 और माइनस y2 है आपका 6। चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं। 1/2 वैल्यू रखना बड़ी आसान है। आई होप्स कि आप लोग भी रख लेंगे बड़े आसानी से। ये आपका 1, ये 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलिए भैया प्लस, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 4 और ये आपका -5 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका -3 -1 -6 हो जाएगा माइनस का 7। आगे बढ़ लो मेरे भाई। 1/2 ये 1 और गुणा 6 5 11 और ये -4 गुणा -5 से गया तो -4 और ये -3 और ये गुणा माइनस का आपका क्या हो जाएगा 7। आगे बढ़ लो भैया। 1/2 11 1 कम 11 और ये माइनस माइनस प्लस का 16 और ये प्लस का आपका हो जाएगा 21। सिंपली ऐड कर दीजिए 21 10 31 6 37 10 47 और एक आपका क्या हो जाएगा 48 और ये बटा 2 बराबर आ जाएगा आपका 24 वर्ग इकाई और यही आपका क्या है आंसर है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और यदि आपको वीडियो वॉचिंग के दौरान, वीडियो देखने के दौरान किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू पीपीसी वंशाल। बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास। तो दोस्तों आज आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि सभी छात्र छात्राओं को इस बात की जानकारी होगी कि बोर्ड द्वारा आपका 30% पाठ्यक्रम संक्षिप्त कर दिया गया है और आपसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से मात्र ये 3 विधियां पूछी जाएंगी, जिसमें आपकी है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है वज्रगुणन विधि। अगर इतना आप कर लेते हैं तो 5 अंक आपके एग्जाम में आपके कंफर्म हो जाते हैं। आइए हम शुरुआत करते देखते हैं कैसे इस विधि द्वारा किसी भी समीकरण को सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पे 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, 7x - 4y = 3 और x + 2y = 3। हमें इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल, और 7x - 4y = 3 इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और दूसरा है आपका x + 2y = 3, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी या तो x के या तो y के गुणांक को आपस में बराबर करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे x का गुणांक है 7
यहाँ पे भी हमें 7 से गुणा करना होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 7x। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम 7 से क्या कर देते हैं, 7 से गुणा करने पर, चलिए अब समीकरण 2 में जब हम 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 7 दूना 14y और बराबर 7 त्रिका हो जाएगा 21, और इसको हम कर लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए 7x यहां भी और 7x यहां भी, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इसी के नीचे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 को 7x माइनस 4y बराबर 3, और ये है आपका समीकरण नंबर 1। हमने क्या देखा मेरे भाइयों कि 7x भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हम यहीं पे लिख देंगे कि समीकरण 3 व 1 को क्या करने पर, घटाने पर। जब भी दोनों का चिन्ह समान होगा तो हम घटाएंगे, क्योंकि हमें पता है घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये आपका 7x से 7x क्या हो गया, कैंसिल, और इधर मेरे भाई प्लस का 14 और प्लस का 4, ये 14 और 4 आपका हो जाएगा कितना, 18y बराबर, और ये आपका है 21, और 21 से 3 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 18y बराबर 18, तो y बराबर आपका हो जाएगा 18 बटा 18, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1। चलो y का मान निकल गया, अब हमें x का मान निकालना है। अब हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी भी y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में हम y बराबर 1 रख देते हैं। जब समीकरण 2 में y बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 2 गुणे 1 बराबर 3, x प्लस 2 एकम 2 बराबर 3, x बराबर 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो x बराबर 1, और यही मेरे भाई x बराबर 1 और y बराबर 1 आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। और ये है आपका विलोपन विधि, और बड़े आसानी से हमने विलोपन विधि को क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन विधि पे। चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों दिए गए समीकरण में से कोई भी एक समीकरण हम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया आपका समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, अब कौन सा समीकरण 2 है, ये है आपका समीकरण 2। अब इसी समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। चलिए हम x का जब मान निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 3, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस 2y। ये आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और जो मान हमने निकाला इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो किस इक्वेशन से आपने मान निकाला है, समीकरण 2 से हमने मान निकाला है, तो इसको रखा जाएगा समीकरण नंबर 1 में। मान निकालेंगे समीकरण 1 से तो रखेंगे समीकरण 2 में, मान निकालेंगे समीकरण 2 से तो रखेंगे समीकरण 1 में। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, x बराबर 3 माइनस 2y समीकरण किससे, 3 से, किसमें निकाला, किससे मेरे भाई 2 से, तो रखेंगे किसमें, 1 में रखने पर। चलिए अब इस मान को उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, देखो 7, अब ये x की जगह हो जाएगा 3 माइनस 2y, और ये आपका माइनस का 4y बराबर हो जाएगा 3। चलिए 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक का 21, 7 दूना 14y और माइनस का 4y बराबर हो जाएगा आपका 3। अब ये माइनस 14 माइनस 4 सिंपल सा कितना हो जाएगा, माइनस 18y, और 21 को इधर भेज दो मेरे भाई तो 3 माइनस हो जाएगा 21, तो माइनस का 18y बराबर 3 से 21 आप कर लोगे तो माइनस का 18। अब y बराबर माइनस 18, और ये इधर गुणा में यहाँ आएगा भाग में माइनस 18, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1। चलिए y का मान निकल गया। अब हम y का मान उठा के रख देंगे किसमें, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर a, कौन से समीकरण में, समीकरण 3 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे
तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 गुणे 1, तो x बराबर 3 माइनस 2 एकम 2, तो x बराबर 1। तो ये दोस्तों x बराबर 1 और y बराबर 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका प्रतिस्थापन विधि। अब हम आगे बात करेंगे दोस्त लास्ट मेथड का, जो कि क्या है हमारा वज्र गुणन विधि। आइए देखते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे हम समीकरण को हल करते हैं। जैसा फिर वही काम हम लिखेंगे हल, और यहाँ पे है आपका 7x माइनस 4y बराबर 3, इसको हमने माना समीकरण नंबर 1, और ये आपका x प्लस 2y बराबर 3, इसको हमने माना समीकरण नंबर 2। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे आसान मेथड, यहाँ पे आपको x ले लेना है और इसके बाद मेरे भाइयों देखो x के गुणांक को हम छोड़ देंगे। जब हम x के गुणांक को छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बच रहा है आपका -4, और यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है +2। फिर इधर देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या है 3 है, और यहाँ पे आपका क्या है 3 है। ये हो जाएगा आपका -4 2 3 3। फिर बराबर हम ले लेते हैं मेरे भाई y, और जब हम y ले लेंगे तब देखो y वाले को आप छोड़ दोगे, इधर आइएगा राइट साइड में तो क्या बच रहा है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी आपका है 3, और फिर ये आपका 7, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके आगे देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई, सुनिए। अगर अचर पद आपका बराबर चिन्ह के दाएं तरफ है तो यहाँ पे हमें माइनस लेना होता है, अगर ये बराबर चिन्ह के दाएं तरफ है तो हमें प्लस लेना होता है। तो हमने देखा जो अचर पद है वो बराबर के दाएं तरफ है, तो हमने -1 ले लिया, और जब हम ले लेंगे -1 तो ये आपका हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आपका -4, और ये हो जाएगा आपका 2। अब देखो बड़ा सिंपल, x अपॉन, अब 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तिया -12, और 2 का 3 में कर देंगे 2 तिया 6, और बराबर y 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, और 3 सते आपका हो जाएगा 21, और बराबर -1 7 का 2 में कर देंगे 14, और 1 का 4 में कर देंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा -4। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, x अपान -12 -6 आपका -18, y बटा 3 में से 21 चला जाएगा तो माइनस का 18, और ये -1 बटा ये 14, और माइनस माइनस प्लस का 4, ये आपका x बटा -18 बराबर y बटा -18 बराबर -1 बटा 18। अब एक बार x वाले को इसके साथ लेके चलेंगे, x बटा के -18 बराबर -1 बटा के 18। अब देखो भैया क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 का x में करेंगे 18x बराबर -18 -1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18, x बराबर 18 बटा 18, ये आपका हो जाएगा x बराबर 1। इसी तरीके से दोस्तों y वाले को लेके चलेंगे, y बटा माइनस का 18 बराबर -1 बटा 18, फिर हम गुणा कराएंगे तो ये आपका 18 y बराबर 18 का 1 में हो जाएगा तो 18, तो y बराबर 18 बटा 18, तो y बराबर आपका 1। ये आपका x बराबर 1 और y बराबर आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस चैप्टर से आपसे मात्र ये 3 विधि पूछी जाएगी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। आपके सामने हमने तीनों विधि को बताया। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी जरूर सहायता की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।